क्या एक पार्टी 20-25 सालों तक चुनाव जीतती रहे? क्या ये एक लोकतंत्र में संभव है? और यदि ऐसा है तो ये एक लोकतंत्र के लिए अच्छा है या बुरा है? तो आज हम ऐसे ही एक दौर के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो मैं अमित आप सभी को आज 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के बुक 2 के चैप्टर 2 को पढ़ाने के लिए आया हूं, जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, जिसके पार्ट 1 को हम आज पढ़ रहे हैं। तो एक दल के प्रभुत्व के दौर को जब हम पढ़ते हैं तो जब भारत आजाद हुआ तो उसके सामने पहले से ही कई प्रकार की समस्याएं विद्यमान थी। उसी के सामने एक और समस्या, एक और चुनौती खड़ी थी, वो थी लोकतंत्र को कायम करना। तो आज हम उसी को यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ पर जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो भारत कठिन परिस्थितियों में आजाद हुआ। उसको विरासत में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, या विरासत में कई सारी समस्याएं मिली। उनमें सबसे पहले जो हमारे सामने थी, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। अब देखिए, क्योंकि विभाजन हुआ था, तो विभाजन के बाद हमारे सामने सबसे पहली चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती। दूसरी समस्या जो हमारे सामने थी वो थी गरीबी की समस्या को दूर करना, क्योंकि भारत काफी पिछड़ चुका था, तो हमारे यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा विद्यमान हो चुकी थी। इसको समाप्त करना भी एक चुनौती था। दूसरा, विभाजन के कारण हमारे यहाँ पर शरणार्थियों की समस्या जन्म ले चुकी थी। उसके अलावा था रियासतों का एकीकरण। अच्छा, ये सभी टॉपिक मैंने जो चैप्टर 1 है उसमें पढ़ाए हैं, और उसको मैंने 2 पार्ट्स में पढ़ाया है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 चैप्टर 1 की दोनों वीडियोस को जाकर देखिए, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसी के साथ हम जो पॉइंट टू पॉइंट ये भी पढ़ते चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन सभी के साथ जो सबसे बड़ी चुनौती जो थी हमारे देश के नेताओं के सामने, वो थी लोकतंत्र को कायम करना। हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हम एक लोकतांत्रिक देश बनाएंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था यहां पर लागू करेंगे, पर वो कैसे होगी, ये देश के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई जब हमने लोकतंत्र को अपनाया, तो लोकतंत्र जब हमने अपनाया तो उस समय विश्व हमारे बारे में क्या सोचता था। तो विश्व हमारे बारे में क्या सोचता था, उसके साथ ही जो उस समय पर जो अनेकों राष्ट्र जो स्वतंत्र हुए थे, उन्होंने कैसी व्यवस्था अपनाई, उनके बारे में भी क्या जो विचार था। देखिए, एशिया और अफ्रीका के कई नवस्वतंत्र देशों ने लोकतंत्र को नहीं अपनाया। वहां पर लोकतंत्र सफल नहीं हो पाया, वे देश लोकतंत्र को नहीं अपना सके, और उन देशों के नेताओं का मानना था कि यदि लोकतंत्र अपनाया जाता है तो देश की राष्ट्रीय एकता खंडित हो सकती है, और वो लोकतंत्र से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस राष्ट्र में लोकतंत्र होने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उस राष्ट्र का जो एकजुट होना, और यदि वे लोकतंत्र अपनाते तो ये एकजुटता खतरे में पड़ सकती थी। दूसरा, लोकतंत्र से विभाजन और संघर्ष उत्पन्न हो सकते थे, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, यह भी अनुमान लगाया गया। यह उस समय पर जो वैश्विक दृष्टिकोण था लोकतंत्र को लेकर इन नव स्वतंत्र देशों के प्रति। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में कई बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब इन सभी समस्याओं को देखते हुए जो राष्ट्र थे, जो नए नए आजाद हुए थे, उनमें से कुछ राष्ट्रों ने क्या किया, अपने यहाँ पर एक व्यक्ति के शासन को अपना लिया। बेसिकली वहां पर तानाशाही को अपना लिया, एक दलीय व्यवस्था को अपना लिया, मतलब वहां पर 1 पार्टी डोमिनेंस, एक ही पार्टी का जो वहां पर प्रभुत्व हुआ और एक ही पार्टी वहां पर रूल करने लगी। उसके अलावा सैन्य तानाशाही अपनाई गई, मतलब मिलिट्री रूल वहां पर अपनाया गया। तो ऐसे ही जो उस समय पर जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए, उन्होंने इन अलग अलग व्यवस्थाओं को अपनाया, परंतु भारत का रास्ता कुछ और था। तो भारत ने क्या रास्ता अपनाया, भारत ने चुनी एक अलग राह। दैट मीन्स भारत ने जो रास्ता चुना, भारत ने जो अपने राष्ट्र में, मतलब अपने राष्ट्र निर्माण के लिए कई सारी चुनौतियों का सामना किया, उसी के साथ लोकतंत्र भी जो स्थापित करने एक चुनौती ही था। तो जब हमने देखा कि भारतीय नेताओं ने जब लोकतंत्र को अपनाया, इसकी शुरुआत की, तो क्या था कि भाई इसको ही क्यों अपनाया जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था ही क्यों बेहतर है भारत के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट उसमें था, जब हम स्वतंत्रता संग्राम जो हमारे भारत में चल रहा था, अंग्रेजों के विरुद्ध जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो वो भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर ही
आधारित थे। ठीक है, वो जो स्वतंत्रता संग्राम थे वो भी लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर ही चल रहे थे। उसके अलावा गांधी हो, नेहरू हो, अंबेडकर हो, इन सभी नेताओं का विश्वास था लोकतांत्रिक जो व्यवस्था में। इनका यह मानना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। ठीक है, तो इस वजह से भी लोकतंत्र को बढ़ावा मिला। दूसरा, कुछ नेताओं का मानना था कि राजनीति कोई समस्या नहीं बल्कि समाज की समस्याओं का समाधान है। उस समय जो राजनेता थे वह यह मानते थे कि राजनीति कोई समस्या नहीं है बल्कि राजनीति तो विभिन्न समस्याओं का समाधान है। हम राजनीति के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुलझाएंगे, उन्हें दूर करेंगे। यह जो दृष्टिकोण था राजनीति के प्रति, ठीक है, राजनीति के प्रति यह दृष्टिकोण था। अब यह क्यों था? क्योंकि लोकतंत्र में क्या सिस्टम होता है यहां पर हम जान लेते हैं। लोकतंत्र में जनता तय करती है कि उन्हें कैसे शासित किया जाना चाहिए। भाई जनता ही तो चुनती है अपने शासकों को और वही डिसाइड करती है कि हम पर कैसे रूल किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अलग अलग विचार हो सकते हैं लेकिन लोकतंत्र उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का अवसर देता है। देखिए, अगर हम देखें तो आज विपक्षी दल और जो शासक दल जो होते हैं इनों के बीच भी कई सारे मतभेद हमें देखने को मिलते हैं, परंतु बातचीत के माध्यम से इन सभी समस्याओं को सुलझाया जाता है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र हमें एक ऐसी व्यवस्था देता है, एक ऐसा मंच उपलब्ध कराता है जहां पर समस्याओं का समाधान बातचीत के द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हो सकता है। इसके अलावा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सामान्य है और यह तय करने में मदद करती है कि जनहित में क्या सबसे अच्छा है। देखिए, हम देखते हैं पक्ष और विपक्ष। विपक्ष हमेशा ज्यादातर रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट रहता है, तो यहां पर हमें जो पक्ष विपक्ष तो देखने को मिलता है लेकिन अंतिम निर्णय वही आता है जो जनता के हित में होता है। यह लोकतंत्र की बड़ी पहचान है, इसलिए भी लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। भारत का संविधान, देखिए आपके एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। ठीक है, उस पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए और ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो ये एमसीक्यू में 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में आ जाता है कई बार आपके एग्जाम में। आगे देखते हैं चुनाव आयोग। देखिए, चुनाव आयोग एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ये, तो इसमें भी कई बार एक एक मार्क्स में एमसीक्यू आ जाते हैं आपके कि भाई प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे, चुनाव आयोग का गठन कब किया गया, ऐसे प्रश्न। तो यहां पर जो भारत निर्वाचन आयोग, जिसे ईसीआई भी कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कब बना? जनवरी 1950 में बना। और सुकुमार सेन जो भारत के पहले चुनाव आयुक्त बने। पहले 1950 में चुनाव कराने की योजना थी लेकिन बड़ी जनसंख्या थी हमारे राष्ट्र की और उसके लिए जो चुनाव की व्यवस्था करना थोड़ा जटिल कार्य था, जिस वजह से हमारे जो चुनाव हैं वो 1951 और 52 में कराए गए। मतलब 1951 और 52 में ये चुनाव हुए थे। आगे हम देखते हैं ये इलेक्शन कमीशन का जो पूरा परफॉर्मा है कि भाई कैसे वोटर लिस्ट तैयार होती है, जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उसमें एक वोटर आईडी चेक होता है, उसके बाद आपको मत डालने दिया जाता है। प्रथम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के समक्ष चुनौती, देखिए समस्याएं जो थी उस समय पर, जब हमारे यहाँ पर पहला चुनाव हुआ तो उसमें हमने कुछ समस्याओं का सामना किया। उसमें सबसे पहली जो समस्या थी कि भाई हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना था, कि भाई जो चुनावों में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी स्वतंत्र हो। ठीक है, और किसी भी प्रकार से हम किसी एक जो व्यक्ति विशेष के लिए कार्य ना करें, सभी के लिए समान रूप से निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए जाए, ये इसकी पहली जो शर्त थी। दूसरा, इनका जो दूसरी चुनौती थी वो थी चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। भाई कौन सा व्यक्ति, जैसे मैं जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहता हूं, ठीक है, तो ये एक जो सीट है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो चुनाव हो रहा है। फिर आती है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कि भाई जो विधानसभा के लिए जो कितना एरिया होगा। तो ये सीटों का निर्वाचन जो सीमांकन किया गया कि भाई इतने क्षेत्र के लिए तो एक जो एमपी लड़ेगा, उसमें एक जो एमएलए होगा, उसमें फिर जो कुछ काउंसलर्स होंगे, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसको कुछ क्षेत्रों में बांटा गया है, क्षेत्रों में जो बांटकर इसकी व्यवस्था की गई है और उन्हीं क्षेत्रों के लिए इसमें प्रतिनिधि भी
चुना जाता है। ठीक है, अब उसके अलावा मतदाता सूची बनानी थी। भाई कौन कौन मतदाता होगा, कौन वोट डालेगा, यह भी डिसाइड करना था। उसकी एक सूची बनाई जानी थी जिसे हम वोटर लिस्ट कहते हैं। अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना था। भाई जो चुनाव कराएंगे, चुनाव में जो भागीदारी लेंगे, उन सभी को प्रशिक्षित करना था कि किस प्रकार से चुनाव कराए जाए, कैसे जनता का वोट जो दर्ज किया जाए, कैसे जनता का मत दर्ज किया, ये सभी जो सारा प्रशिक्षण भी इन सभी जो अधिकारियों को और चुनावकर्ताओं को देना था। ठीक है, उसके अलावा कम साक्षरता के चलते मतदाता की विशेष पद्धति के बारे में सोचना था, क्योंकि भारत की 85% पॉपुलेशन उस समय पर निरक्षर थी, अनपढ़ थी। तो यह भी सोचना बहुत जरूरी था कि चुनाव की वह कौन सी प्रणाली अपनाई जाए जो सरल हो, जनता आसानी से समझ सके और अपनी भागीदारी उसमें निभा सके। फिर अब जब प्रथम चुनाव हुए तो उस समय पर कौन कौन सी समस्याएं चुनाव आयोग को जो झेलनी पड़ी। तो सबसे पहले जो मतदाता सूची के प्रथम प्रारूप में जो गलतियां थी, भाई जो पहली वोटर लिस्ट आई उसमें अनेकों गलतियां पाई गई, जिसमें सबसे पहली चीज थी कि 40 लाख महिला मतदाताओं के नाम ही दर्ज नहीं थे। उसमें जो मतदाता सूची थी उसमें 40 लाख महिला मतदाताओं के नाम दर्ज नहीं हुए, और उसमें जो कुछ नाम दर्ज हुए महिलाओं के, तो उस समय पर ज्यादातर जो फीमेल्स अपने पतियों का नाम नहीं लेती थी। ठीक है, और उनकी पत्नियों को भी उनके नाम से ही जाना जाता था। जैसे हम पहले सुन चुके हैं भाई, कालू राम की लुगाई और इसकी बेवी, इसकी बेटी। तो इसी प्रकार से मतदाता सूची में क्या लिख दिया गया, अला की बीवी, फला की बेटी, मतलब नाम से, जैसे कालू राम की लुगाई या अन्य नाम ले लिया जाए तो उसकी बेटी या उसकी बीवी, इस नाम से जो नाम दर्ज कर दिए गए। उसके अलावा मात्र 15% मतदाता ही साक्षर थे। यह देखा गया कि भाई उस समय पर जब हम आजाद हुए तो 85% लोग अनपढ़ थे, 15% लोग ही लिखना पढ़ना जानते थे। तो उस समय पर यह भी एक बड़ी समस्या थी कि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए चुनाव के बारे में। 3 लाख से ज्यादा चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण देना था। भाई कम से कम 3 लाख, जो 3 लाख की स्ट्रेंथ हमें चाहिए थी कि भाई कैसे ये जो चुनाव कर्मी है ये चुनाव कराएं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी समस्या के। तो इनको ट्रेनिंग देनी थी कि आप इस प्रकार से चुनाव कराइए। अब जो प्रथम चुनाव जो हुए हमारे यहां पर, तो उसको लेकर कई लोगों के द्वारा जो चिंताएं जाहिर की गई, उस पर व्यंग भी किए गए, उन पर कुछ टिप्पणियां की गई। तो उसी में एक हिंदुस्तानी संपादक, एक एडिटर ने क्या कहा, उस एडिटर ने इन चुनावों को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ बता दिया। उन्होंने कहा यह इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। जुआ क्यों कहा गया, क्योंकि यह बिल्कुल नहीं पता था कि यह सफल होगा भी या नहीं। ठीक है, वहीं इसी कड़ी में एक ऑर्गेनाइजर नाम की एक पत्रिका थी, उन्होंने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा। मतलब उन्होंने ये कहा कि नेहरू जी अपने जीते जी ये प्रक्रिया पूरी देखेंगे कि भारत में जो उन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की जो प्रक्रिया लागू की वह असफल रही, और बाद में इसे देखकर वे पछताएंगे। ठीक है, तो पहले हमारे पर मत देने की जो उम्र होती थी वो होती थी 21 वर्ष। ठीक है, और आज वो उम्र कितनी है, 18 वर्ष। ठीक है, जो पहले 21 वर्ष का, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उन सभी को मत देने का अधिकार था, लेकिन आज वह उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो उस समय पर जब चुनाव हुआ तो 21 वर्ष थी ये उम्र। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एमसीक्यू में। आगे बढ़ते हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज के एक अंग्रेज नुमाइंदे का क्या दावा था, उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त और अब से कहीं ज्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अपंग लोगों के मतदान की बेहुदी नौटंकी देखेगा। मतलब उन्होंने कहा कि भाई आने वाला जो समय है वो, उसमें जो समझदार लोग होंगे वह यह देखेंगे कि किस प्रकार की नौटंकी से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था यहां पर लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। बेसिकली उनका मानना था कि अनपढ़ लोगों में यह व्यवस्था कामयाब नहीं होगी। ठीक है, तो यह भी एक प्रकार का व्यंग था भारतीय
जो लोकतांत्रिक चुनावों पर, जब हमने प्रथम चुनाव हमारे यहाँ पर हुए थे। ठीक है, अब जब प्रथम चुनाव है वो 2 बार स्थगित हुए, क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज वोटर लिस्ट हमारी प्रॉपर नहीं थी। ठीक है, उनको दोबारा से बनाया गया। दूसरा, जो चुनाव कर्मी थे उनको प्रशिक्षण देना था, यह भी एक समस्या थी। तो जब चुनाव हुए जो 1951 के अक्टूबर से 1952 में फरवरी के बीच प्रथम चुनाव हुए। देखिए, चुनाव तो 51 में शुरू हो गए थे, लेकिन ये कंप्लीट कब हुए? फरवरी 1952 में। इसलिए इनको जो प्रथम आम चुनाव, देखिए प्रथम आम चुनाव की जब बात की जाएगी, प्रथम आम चुनाव कब हुए, तो उसके लिए आप लिखेंगे 1952। ये एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसे 1952 का चुनाव कहा जाता है। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस चुनाव को 1951-52 में हुआ, लेकिन इसे चुनाव को 1952 का ही आम चुनाव कहा जाएगा या प्रथम आम चुनाव कहा जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैंने एक पिक्चर दिखाई है जिसमें सभी लोग मत देने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, चाहे वह अमीर हो चाहे वह गरीब हो, सभी लोग मत देने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। आगे, चुनाव और चुनाव परिणाम आने में लगभग 6 महीने का समय लगा। ठीक है, जब चुनाव हुए, ठीक है, और चुनाव का रिजल्ट आने में लगभग 6 महीने लग गए, और चुनाव परिणाम आने के बाद सबने इसे निष्पक्ष चुनाव बताया। देखिए, जब चुनाव का रिजल्ट आया तो सभी उससे सेटिस्फाई थे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव वास्तविक रूप से निष्पक्षता के साथ हुआ है, और सभी ने इन चुनावों पर अपना भरोसा जताया। ठीक है, आगे, अब इन चुनावों की जो आलोचना की थी, जिन लोगों ने व्यंग किए, तंज कसे कि भाई ये चुनाव जुआ है, यह चुनाव असफल रहेगा, ये अनपढ़ लोगों का चुनाव होगा, तो उन लोगों के लिए जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या कहा, भारत ने सभी संशयवादियों को गलत साबित कर दिया है। अब दूसरा, हिंदुस्तान टाइम्स ने भारतीय मतदाताओं की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग वह सफल रहा, और कई जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक थे जिनकी इस पर नजर टिकी हुई थी, वो भी अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे इतने बड़े राष्ट्र में लोकतांत्रिक चुनाव जो पहली बार हुए वो सफल हुए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि हमारे यहाँ पर प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव ही सफल सिद्ध हुए थे, और आज तक हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विद्यमान हैं। ठीक है, अब पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस का वर्चस्व रहा। देखिए, जब पहले 3 चुनाव जब हुए, 3 चुनावों में किसका वर्चस्व रहा? कांग्रेस का। ठीक है, अब कांग्रेस का वर्चस्व क्यों रहा? भाई, ऐसी कौन सी खासियत थी कि कांग्रेस ही टिकी रही? तो इन चीजों को हम जानेंगे। और क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी थी, स्वतंत्रता संग्राम उसने लड़ा था, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ तो कांग्रेस को मिलना ही था। तो जब प्रथम आम चुनाव हुए, ठीक है, 1952 में, ठीक है, 1957 में, 1962 में, तो इन चुनावों में, इन तीनों चुनावों में कांग्रेस को लाभ हुआ और कांग्रेस की ही सरकार बनी। तो इसीलिए इसको एक दल के प्रभुत्व का दौर कहा गया। क्यों? क्योंकि एक ही पार्टी जीतती रही। तो प्रथम आम चुनाव जो थे उसमें कांग्रेस को 489 में से 364 सीट्स मिली। दूसरे जो आम चुनाव हुए उसमें 494 में से 371 सीटें मिली। तीसरे जो आम चुनाव हुए उसमें 494 में से 361 सीटें मिली। बेसिकली दूसरी पार्टियों के बारे में बात करें तो किसी को 37 मिली, किसी को 16 मिली, किसी को 42 मिली, 27 मिली, 29 मिली, 20 मिली। तो तीनों चुनावों में कोई भी दूसरी पार्टी दूर दूर तक कांग्रेस के या बहुमत के नजदीक नहीं थी। इसीलिए इसे जो एक दल के प्रभुत्व का दौर या कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर कहा गया। क्या कहा गया? कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर या एक दल के प्रभुत्व का दौर, एक दल के प्रभुत्व का दौर। ठीक है, तो इस नाम से इस दौर को जाना गया। ठीक, हालांकि कांग्रेस की सरकार आगे भी रही, परंतु इन 3 आम चुनावों को प्रमुख रूप से देखा जाता है। अब इसके बाद जो पहला चुनाव हुआ 1952 में कांग्रेस जीती 364 सीटें। दूसरा 57 में हुआ, उसने 371 सीटें जीती। तीसरा 1962 में हुआ जिसमें 361 सीटें जीती। बेसिकली तीनों ही चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसी ने
अपनी सरकार बनाई। कोई दूसरी पार्टी कांग्रेस के पास दूर दूर तक नहीं थी। ठीक है, अब इन चुनावों के बारे में मैंने आपको बताया। भाई दूसरी जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, वो 16 सीट जीतकर दूसरे स्थान पर आई। अब उस समय पर क्या हुआ था, जब प्रथम आम चुनाव हुए थे तो उस समय पर लोकसभा और विधानसभा दोनों के जो चुनाव एक साथ हुए थे, तो केरल, उड़ीसा, मद्रास, इन जगहों को छोड़कर हर जगह पर कांग्रेस ही जीती थी पूर्ण बहुमत से। उसने ही अपनी सरकार हर जगह बनाई, चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो। ठीक है, अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसके बारे में एक पॉइंट और है कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीत कर आई थी। 16 सीटें ही जीती मात्र, पर विशेषता यह थी कि वो लोकतांत्रिक तरीके से जीती। विश्व में ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ था। ठीक है, अब जो 3 चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण, भाई ये क्यों हुआ कि कांग्रेस का यहां पर प्रभुत्व रहा, ऐसी क्या विशेषता थी कि कांग्रेस ही जीतती रही? तो उन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कांग्रेस सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी थी। भाई कांग्रेस ही तो एक ऐसा दल था जिसने स्वतंत्रता संग्राम का जो पूरा नेतृत्व किया एक तरह से। दूसरा, सबसे मजबूत संगठन था, और उस समय के जितने भी लोकप्रिय नेता थे या फेमस लीडर्स थे, वो सभी कांग्रेस के सदस्य थे। दूसरा, आजादी की विरासत हासिल थी। भाई इन्हें विरासत में क्या मिली? आजादी। जब पहली जो सरकार बनी, अंतरिम सरकार बनी, उसमें भी कांग्रेस के ही सदस्य थे। तो बेसिकली जब आजादी मिली तो उसमें कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें सभी वर्गों का समर्थन था। भाई कांग्रेस को सभी दलों का, सभी वर्गों का समर्थन हासिल था, सभी विचारधाराओं का समर्थन हासिल था। अब इसमें सबसे मेन चीज थी कि इसमें नेहरू जैसे करिश्माई नेता और भी अन्य नाम इसमें शामिल हैं, वो भी शामिल थे, जिसके कारण कांग्रेस एक प्रमुख पार्टी बनकर उभरी। और उस समय पर कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने की प्रकृति कांग्रेस में पाई जाती थी। उसमें सभी वर्ग विचार के लोग थे। अब जो 1957 में क्या हुआ, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। कैसे बनी? जब 1957 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी को केरल में हार मिली। किसमें? जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस हार गई। उस समय पर कांग्रेस को जो केरल विधानसभा की 126 सीटों में से जो इसको कम्युनिस्ट पार्टी को 126 में से 60 सीटें जो हासिल हुई। बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कहां? केरल में। और यह पहली बार था जब कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी कहीं इतने बड़े पैमाने पर चुनाव जीतकर आ रही थी। तो उस समय पर सरकार बनाने के लिए सबसे ज्यादा इन्हीं की सीटें थी, और इन्हें 5 जो अन्य या निर्दलीय जो सदस्यों का समर्थन इन्हें प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इनके पास 65 सदस्य हो गए। और बहुमत के लिए कितने चाहिए थे? बहुमत के लिए चाहिए थे आपको यहां पर 64। ठीक है, बहुमत के लिए 64 चाहिए थे। तो ये बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर चुके थे उस समय पर, और जो यहां पर दिया हुआ भी मैंने इस लाइन में, और इस प्रकार से यहां पर इन्होंने सरकार बनाने का दावा किया। तो राज्यपाल ने EMS नंबूद्रिपाद को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। बेसिकली नंबूद्रिपाद को सरकार बनाने का न्योता मिला। अब लेकिन हुआ क्या? दुनिया में ये पहली बार था कि भाई जो एक कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक तरीकों से चुनाव जीतकर आई है और सरकार बना रही है। चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतकर आई हो। तो भारत में ये पहली बार हो रहा था। लेकिन हुआ क्या? इसी बीच में हुआ कि केरल में सत्ता को बेदखल करने से, मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार थी उसको सत्ता से बेदखल करने में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उस सरकार को बर्खास्त कर दिया। अब वहां पर इसको आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 के अंतर्गत इसको हटा दिया गया। ठीक है, बेसिकली जो संवैधानिक असफलता के कारण जब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता तो वो आर्टिकल 356 के अंडर लगाया जाता। अब वहां की सरकार को बर्खास्त कर दिया। किसने? कांग्रेस की केंद्र सरकार ने। इस फैसले का काफी विरोध भी हुआ और यह बड़ा ही विवादास्पद साबित हुआ। क्यों? उस समय पर कांग्रेस ने संविधान द्वारा प्रदत्त, मतलब संविधान द्वारा दी गई इन आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग किया और
केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया। इस प्रकार जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी वो केरल में बनी। कब बनी? 1957 में। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कब बनी? 1957 में, परंतु कांग्रेस द्वारा उसको बर्खास्त कर दिया गया, ठीक है। इसी के साथ हम यहां पर पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं। अब जो आगे हम पढ़ेंगे वो पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि भाई कांग्रेस ही क्यों जीतती रही, कांग्रेस की क्या विशेषताएं थी। इन सभी पॉइंट्स को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम पार्ट 2 में आपको ये सभी चीजें बताएंगे और कमेंट में आकर बताइए हम आपके लिए और क्या नए नए टॉपिक्स ला सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मैं आशा करता हूं कि हमारी वीडियोस या लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे और इसी तरह की वीडियोस आपके पास आती रहें। हम आपको ऐसे ही लेक्चर्स अवेलेबल कराते रहें। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।